गुड इवनिंग बच्चों। सी फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 अटेम्प्ट। हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के यूनिट 2 को पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने बेटा ड्यूटीज एंड राइट पढ़ा था। राइट दो ऐसे राइट थे जो सेक्शंस भी हैं, जैसे क्या किसी पार्टनर को पार्टनरशिप से एक्सपेल्ड कर सकते हैं, ये अधिकार है उनका कि आप पार्टनरशिप से पार्टनर को मेजॉरिटी से एक्सपेल्ड नहीं कर सकते हैं अनलेस कि उनका निकाला जाना गुड फेथ में ना हो। अनलेस कि उनका निकाला जाना गुड फेथ में ना हो, ये है सेक्शन 33। इस पे बेस्ड केस स्टडी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अभी रिसेंटली अभी जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था सितंबर में, उसमें भी क्वेश्चन एक्सपल्सन से है। और एक और सेक्शन है सेक्शन 36, सेक्शन 33 एंड सेक्शन 36। ये दोनों जो है सेक्शन केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है और राइट में इनका हमने जिक्र किया है। तो हम साथ इन दोनों सेक्शंस को भी यहीं पर निपटा लेते हैं। जैसे पहला सेक्शन 33 जिसका नाम है एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर। The following three conditions must be satisfied to expel the partner from a firm. आप किसी फर्म से किसी पार्टनर को निकालना चाहते हैं भैया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहला कंडीशन है कि पावर ऑफ एक्सपल्सन मस्ट एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ये जो पावर एक्सपल्सन का कि भैया निकाल सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि हाँ अगर गुड फेथ में हुआ तो किसी पार्टनर को फर्म से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। दूसरा, पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। और ये जो पावर है वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। मतलब अगर हम किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर जो है वो इस फेवर में होने चाहिए कि चलो एक को निकालना है, तभी निकाला जा सकता है। तो पहला, पावर ऑफ एक्सपल्सन कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। दूसरा, ये पावर एक्सरसाइज करेंगे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एंड इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। और पार्टनर को आप निकाल कब सकते हैं, जब ये गुड फेथ में हो। अब सवाल है कि गुड फेथ का मतलब क्या है भाई। तो सेक्शन 33 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि गुड फेथ का 3 मतलब है। पहला, एक्सपल्सन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। उसका फर्म से निकाला जाना पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए। दूसरा, पार्टनर जिसको निकाल रहे हैं उसको क्या दीजिए, उसको नोटिस दीजिए, उसको नोटिस सर्व कीजिए कि भाई आपको निकालने वाले हैं, और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दीजिए। उसको नोटिस दीजिए और क्या दीजिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दीजिए। तो ही फिर आप उसको पार्टनरशिप से एक्सपेल्ड कर सकते हैं। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, अगर पार्टनर अदरवाइज एक्सपेल्ड है इस तरीके से नहीं, तो वैसा एक्सपल्सन लॉ में क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड। और वो पार्टनर फिर से रीइंस्टेट, फिर से पार्टनरशिप में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 33 फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ये याद कीजिए दोनों बातों को। आप जहां हैं वहीं से बोल बोल के याद कीजिए कि पार्टनर को कब एक्सपेल्ड किया जा सकता है और गुड फेथ का मतलब क्या होता है। सेक्शन 33 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी बात है बेटा इस सेक्शन की कि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। इससे क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है वो डायरेक्ट फॉर्मेट भी है और इनडायरेक्ट फॉर्मेट, केस स्टडी भी बनाया है और डायरेक्ट फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछता है। तो अच्छा है।
सेक्शन 33 एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर। तो सेक्शन 33 आपसे बातें करता है एक्सपल्सन की। आपने याद किया कि जो आप किसी पार्टनर को कब निकाल सकते हैं पार्टनरशिप से, तो आपने कहा 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन है कि पावर ऑफ एक्सपल्सन कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि ये जो पावर है वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर मिलके एक्सरसाइज करेंगे। और तीसरा आपने कहा कि उनका निकाला जाना गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब है उनको निकालेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। उनको निकालने से पहले नोटिस देना होगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा कि भैया किसी को निकाल रहे हैं तो उससे पूछिएगा ना कि ऐसा आपके ऊपर एलिगेशन है, आपने ऐसे डिफेम किया, आप ऐसे गलत कर रहे हैं, आप फ्रॉडुलेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप इलीगल काम कर रहे हैं, जो भी वो गलत कर रहा है बेटा आप बताएंगे तो गुड फेथ का 3 मतलब है इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म होना चाहिए, नोटिस दो, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दो और तो निकालो। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते तो एक्सपल्सन नल एंड वॉइड है। क्या है? नल एंड वॉइड है, इनऑपरेटिव हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। और वो पार्टनर ही कैन बी रीइंस्टेटेड, वो फिर से फर्म में आ जाएगा जैसे वो पहले था। और दूसरा है बेटा सेक्शन 36 राइट पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। एक पार्टनर हमारा फर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या जाने के बाद वो कंपीटिंग बिजनेस सेम बिजनेस जो फर्म का है वो कर सकता है? और कर सकता है तो क्या रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा? आप एक बार रीड कीजिए, बाकी हम समझाएंगे। आप रीड कीजिए, इतनी बातों को आप एक बार रीड कीजिए तो सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ इसका कनेक्शन भी है। आप देखिए तो आप वो कनेक्शन समझ पा रहे हैं क्या? मास्टर ब्रेन किस किस नाम से आप लोग बनाते हैं बेटा अपना अकाउंट? हेलो मैम, हेलो मास्टर ब्रेन। क्या एक पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? अगर आंसर है यस, कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, तो उसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे? क्या रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए?
क्या है बेटा सेक्शन 36, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कंपीटिंग टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या वो सेम काम कर सकता है जो फर्म का है, कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है। एन आउटगोइंग पार्टनर may carry on business competing with that of the firm and he may advertise such business but he may not। आप जाइए, फर्म छोड़ के जा रहे हैं, आप वो सेम काम कीजिए जो फर्म का है, लेकिन आपको ये काम नहीं करना। क्या नहीं करना? यूज द फर्म का नाम यूज मत कीजिएगा, फर्म का नाम यूज मत कीजिएगा। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये रिप्रेजेंट मत कीजिएगा कि आप फर्म के बिहाफ में बिजनेस खोल दिए। जैसे मान चले गए छोड़ कर, आप बोल रहे हैं कि भाई फर्म का ही काम है, वहां भी ऑफिस यहाँ भी ऑफिस, मुझे इस ऑफिस में बैठा दिया। ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन मत दीजिएगा। फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि आप फर्म के बिहाफ में काम कर रहे हैं। और सोलिसिट द कस्टमर ऑफ द फर्म, और फर्म के जो कस्टमर है उसको आप भी जानते हैं क्योंकि अभी तक आप भी पार्टनर थे, तो उसको सोलिसिट करना, बहलाना, फुसलाना, ये सब मत शुरू कीजिएगा। जैसे बहुत बार क्या करते हैं बच्चे की आर्टिकलशिप में आते हैं बेटा सीए के पास, काम धंधा सीख लेते हैं, फिर जब सीए बन जाते हैं तो इनके क्लाइंट को बोलते हैं कि भैया सब तो तुमसे 15,000 लेते हैं टैक्स ऑडिट का, मैं भी सीए बन चुका हूं, मैं 10 में कर दूंगा। तो अब सामने वाले को तो भाई जिसमें बेनिफिट है वो करेगा, उसको लगेगा कि 15 क्यों देना सेम काम करने के लिए अगर कोई 10 में कर दे रहा है तो इसको बोलते हैं सॉलिसिट करना। तो आपको यहाँ पे नहीं करना है सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ द फर्म, ऐसा 3 काम नहीं करना। फर्म का नाम यूज मत करना, ये रिप्रेजेंट मत करना कि फर्म के बिहाफ में आप बिजनेस कैरी कर रहे हो, और उसके कस्टमर को, क्लाइंट को बहलाना, फुसलाना, सोलिसिट मत करना। A partner may make an agreement with the firm that on ceasing to be a partner, he will not carry on any business similar to that of the firm within the specified period or within the specified local limit. Such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable and it will not be considered as an agreement in restraint of trade under section 27 of Indian Contract Act 1872. सेक्शन 27 है क्या बेटा? सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि एन एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड। अगर आप किसी को उसका लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन करने से रोकते हैं तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन है आउटगोइंग पार्टनर, अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो फर्म उसके ऊपर ये एग्रीमेंट कर सकता है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है कि भैया सेम काम, सेम नाम से, सेम लोकेलिटी में इस टाइम पीरियड तक तो नहीं करने देंगे। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट है वो रेस्ट्रेंटेड ट्रेड नहीं माना जाता इफ द रेस्ट्रिक्शन इज वैलिड। लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बोले पूरे भारत में, एनीवेयर इन इंडिया एंड फॉरएवर इन इंडिया, कभी भी कहीं भी भारत में आपको काम नहीं करने देंगे, ये तो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना बेटा, ये वॉइड हो जाएगा। लेकिन आप किसी को उसका लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन करने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसका एक्सेप्शन है आउटगोइंग पार्टनर। अगर हमारा आउटगोइंग पार्टनर जा रहा है तो हम उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप सेम काम, सेम नाम, सेम लोकेलिटी में इतने टाइम पीरियड तक नहीं करने देंगे। ये बिल्कुल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ये लॉ में वैलिड होता है। यही बात यहाँ लिखी हुई, एक बार फिर से रीड कर लीजिए आप। क्या पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? हाँ, फर्म का नाम यूज ना करे, अपने आप को रिप्रेजेंट ना करे कि फर्म के बिहाफ में कर रहा है, और
फर्म के क्लाइंट को सॉलिसिट ना करे तो करे, कॉम्पिटिटिव बिजनेस हमें दिक्कत नहीं है। अगर हम फर्म है और हम अपने पार्टनर के ऊपर एग्रीमेंट करके रेस्टोरेंट लगा रहे हैं कि सेम काम सेम नाम से सेम लोकेलिटी में सेम टाइम पीरियड तक नहीं करेंगे तो ये वैलिड रेस्ट्रिक्शन है, बिकॉज इट इज रीजनेबल। अनरीजनेबल लगा दीजिए रेस्ट्रिक्शन, कहीं नहीं करने देंगे, पूरे भारत में नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे, तब तो गलत हो जाएगा ना बेटा। तो वो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाइड हो जाएगा। एक केस हुआ था, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, एक्सपल्सन पे बेस्ड क्वेश्चन किया है और सेक्शन 36 पे भी बेस्ड क्वेश्चन किया है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है इन दोनों पे बेस्ड, आप आज वो बनाइए, यूनिट 2 से आपसे बनेगा। सेक्शन 37 क्या है बेटा? सेक्शन 37 एक बार आप रीड करें, एक बार हम समझा दें। सेक्शन 37, सेक्शन 33 हमने पढ़ा, 36 पढ़ा, सेक्शन 37 आया है, इसको भी यहाँ पे एक बार देखिए तो क्या बोल रहा है सेक्शन 37। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इन केस कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है लेकिन अकाउंट अनसेटल्ड है, अभी अकाउंट का सेटलमेंट नहीं हुआ है और रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या वो जो आउटगोइंग पार्टनर है is entitled to receive any of the following which is more beneficial? हम छोड़ के जा रहे हैं फर्म, अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ है और बाकी पार्टनर्स interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property. Alternatively, he can claim such share in the subsequent profit as is attributable to his share in the capital employed. दोनों में जो ज्यादा होगा 6% पर एनम उसकी प्रॉपर्टी पे
क्या बोल रहे बेटा? सेक्शन 37 क्या बोलता है? एक पार्टनर हमारा फर्म छोड़ के जा रहा है बेटा, हमारा एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। जब वो जा रहा था तो अकाउंट का सेटलमेंट नहीं हुआ। तो अगर अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ और उसके जाने के बाद भी बाकी पार्टनर बिजनेस कैरी कर रहे हैं, तो उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा 6% पर एनम जो इंटरेस्ट बनेगा, उसका जो शेयर था प्रॉपर्टी में उस पे, या जो उसके जाने के बाद सब्सिक्वेंट प्रॉफिट हुआ है, विच एवर इज हायर, वो लेगा। ये तो होल्डिंग आउट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए तो बेटा क्या है, ये क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे एक बार। सेक्शन 28 का एक क्वेश्चन है, देखिए तो आपको। कुछ बच्चे क्या मैसेज कर रहे हैं बेटा, आप पर्सनल मैसेज कर लीजिए। यूट्यूब पे ये क्या मैसेज कर रहे हैं? किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपका ये सब मैसेज सुनने में? एक्स एंड वाई पार्टनर एक फॉर्म में एक्स ने इंट्रोड्यूस किया ए को, जो कि मैनेजर है, एज हिज पार्टनर टू जेड। जेड आउटसाइडर, उसके सामने ए ने बोला कि भैया ये ए मेरे मैनेजर हैं, ये पार्टनर हैं। ए चुप था जब उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। जेड एक ट्रेडर है, वो विश्वास कर लेता है कि ये भी पार्टनर है, और उसने फर्म को बेटा 100 टीवी सेट प्रोवाइड कर दिया क्रेडिट पे, उधार पे। क्रेडिट पीरियड बीत गया। जेड को जब उसके पैसे नहीं मिले जो उसने फर्म को बेचा था, तो जेड ने सोचा कि केस करेंगे। उसने केस फाइल किया एक्स के ऊपर भी, ए के ऊपर भी, फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। एडवाइस कीजिए जेड को कि क्या वो ए से अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। हार्दिक पूछ रहे कि मैम कहां से पढ़ा रहे हो? झारखंड से। झारखंड में बैठे हुए हैं और टॉपर्स की यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है बेटा। ये ऑनलाइन की ब्यूटी है, आप कहीं भी पूरे भारत में और कहीं से क्लास ले सकते हैं। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक्स और वाई पार्टनर हैं, उसमें जो मिस्टर एक्स हैं, ए को जो उनका मैनेजर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया ये तो पार्टनर हैं जेड के सामने, और जेड इस बात पे भरोसा करके फर्म को 100 टीवी सेट उधार पे दे देता है। अब उधार पे दे दिया, जब उधार का टाइम पीरियड था एक्सपायर कर गया, तो जेड बोल रहा है कि भाई पैसे लाओ। फर्म जब पैसे नहीं दे रहा है तो जेड केस करेगा। तो जेड किस पे केस करे? एक्स पे, ए पे, कि दोनों पे? दोनों। एक क्या बन चुका है? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय स्टॉपिंग। देखिए प्रोविजन सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन अ पर्सन by his express word or conduct represent himself as a partner of a firm, जबकि वो पार्टनर नहीं है, तो if a third party on the faith of such representation कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो जिसे पार्टनर रिप्रेजेंट किया गया है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है लाइक एनी अदर पार्टनर्स, क्योंकि वो पार्टनर बन चुका है बाय वे ऑफ होल्डिंग आउट।
सेक्शन 14 बोलता है कि फर्म की प्रॉपर्टी का मतलब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एक बार आप रीड कीजिए, फर्म की प्रॉपर्टी मतलब all property, right or interest which the partner have brought into the firm as their contribution। भैया जो भी वो लेके आए थे, जो प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट वो कंट्रीब्यूशन के रूप में लेके आए थे फर्म में, वो उनकी प्रॉपर्टी है। all the property, right and interest purchased by or for the firm for the purpose or in the course, हम बिजनेस के दौरान जो भी खरीदे हो, परचेज किए हो, वो सब भी फर्म का असेट है, प्रॉपर्टी है। तीसरा, ऑल द प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट अक्वायर्ड बाय द फर्म इन एनी अदर वे। एक तो हुआ जो हम लेके आए वो भी हमारा असेट, दूसरा हमने जो खरीदा, तीसरा जो किसी भी तरीके से फर्म में आया वो, और चौथा गुडविल। चौथा गुडविल, ये भी तो प्रॉपर्टी है। व्हाट इज गुडविल? It is the value of reputation of the business house in respect of profit expected in future over and above the normal profit। आपको नॉर्मल जो प्रॉफिट होता उससे ज्यादा प्रॉफिट हो पा रहा है क्योंकि आपका ब्रांड नेम है, गुडविल है, तो गुडविल भी एसेट हो गया। तो आपसे पूछा कि भाई प्रॉपर्टी का मतलब बताओ एसेट का, तो ये सब एसेट है जो हम कैपिटल लेके आएंगे। हाँ हार्दिक, डेली का तो यही टाइम होता है, रोज 8 बजे से आपकी क्लास होती है। ये था सेक्शन 14। 15 क्या बोल रहा है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी subject to contract between the partners, property of the firm shall be held and used by the partner exclusively for the purpose of the business। फर्म की जो प्रॉपर्टी है, फर्म का जो बिजनेस है, फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए ही यूज होनी चाहिए। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, क्या हमें पार्टनरशिप में कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करना है कि सबका साथ सबका विकास सबके लिए? सबका साथ सबका विकास सबके बारे में सोचेंगे, पर्सनल प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे। पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट, अगर आपने पर्सनल प्रॉफिट कमाया तो ये किसका मान लिया जाएगा? फर्म का। deemed to be the profit of the firm, पर्सनल प्रॉफिट कमाया तो किसका मान लिया जाएगा? फर्म का। एनी ट्रांजैक्शन, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस कनेक्शन, यूज ऑफ फर्म नेम, अगर आप कोई भी फर्म कोई ट्रांजैक्शन करके फर्म के साथ या उसकी प्रॉपर्टी यूज करके या उसका बिजनेस कनेक्शन या उसका नाम यूज करके कुछ भी कमाएंगे तो वो फर्म का माना जाएगा, आपका नहीं होगा। कंपीटिंग बिजनेस नहीं करना, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना। कल ये बात पढ़ेंगे, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर ए चेंज। आज हमने पढ़ा 5 सेक्शन। सेक्शन 14 प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, एप्लीकेशन फर्म के बिजनेस के लिए। 16 सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना, फर्म का के साथ ट्रांजैक्शन करके, फर्म का नाम यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज करके कुछ भी नहीं कमाना, नहीं तो वो फर्म का होगा। और फर्म के साथ कंपीटिंग बिजनेस मत करना, नहीं तो वो फर्म का हो जाएगा। और सेक्शन 33 एक्सपल्सन की बातें की, और सेक्शन 36 राइट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। कितनी बातों को आज कीजिए, कल यहाँ से चलेंगे, सेक्शन 17 की बातें आपसे करेंगे।
कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। थैंक यू वेरी मच। प्रॉफिट माना जाएगा, लॉस नहीं माना जाएगा बेटा। आपका पर्सनल लॉस हो गया तो वो फर्म का नहीं होगा। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी 8 बजे। तब तक बने रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।